मुझे अपने से ज़्यादा उम्र के आदमी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। मैं जब भी ज़्यादा उम्र के आदमी को देखती तो मैं उन पर दिल हार बैठती थी। एक दिन मेरे पापा के दोस्त एक फ़ंक्शन में आए हुए थे। उनकी उम्र भी मेरे पापा जितनी थी और मैं पापा के दोस्त से शादी करना चाहती थी और शादी के बाद वो सब कुछ करना चाहती थी जो पति पत्नी रात को कमरे में करते हैं। और जैसे तैसे मेरी शादी पापा के दोस्त से हो गई और रात को मेरी पापा के दोस्त के साथ सुहागरात थी। उस रात में मेरे पति ने ये कैसी चीज़ से हम बिस्तरी की, ये देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो चीज़ मुझे ज़्यादा उम्र के मर्द बहुत ही अच्छे लगते थे और मेरा दिल अपने पापा के दोस्त पर आ गया था जिनकी उम्र 38 या 40 साल की थी। उनका नाम यूसुफ था। उनका गठीला बदन देखकर मेरे मन में गुदगुदी होने लगी थी। जी चाहता था कि उनकी मजबूत बाहों में मैं सिमट जाऊं। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी। अपने पापा की बहुत ही लाडली थी। मेरे पापा की मुझ पर जान बसती थी। शायद इसलिए बचपना भी कुछ ज़्यादा ही था। उम्र 16 साल थी लेकिन हरकतें वही छोटे बच्चों की जैसी थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ बदल गया था। ऐसा लगा जैसे मैं 16 साल की एकदम 26 साल की हो गई हूँ, क्योंकि मुझे कोई अच्छा लगने लगा था और उसके प्यार में मैं शायद समय से पहले ही खुद को बड़ा महसूस करने लगी थी। मैंने अपने पापा के दोस्त से प्यार करने लगी थी जिनकी उम्र 38 साल थी। शायद ये कच्ची उम्र की जज्बात थे कि मैं खुद को रोक नहीं पाई थी, या फिर ये कहे कि वे मेरा पहला प्यार था। वो भले ही उम्र में मुझसे बहुत ही ज़्यादा बड़े थे, लेकिन मैं अपने इस नादान दिल का क्या करती कि बस इसी पे दिल लगाए बैठा था। इसी देखते ही दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगती थी। दिल में एक शोर मच जाता था कि यही है जिसके साथ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि उस रात मेरे जज्बात बेकाबू हो गए थे। अब मैं यूसुफ अंकल से और ज़्यादा दूर नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने उन्हें बेहोश करके मेरा नाम अलीज़ा है। मेरी उम्र बहुत ही कम थी। मेरे पापा एक बड़ा बिज़नेस संभालते थे और यूसुफ अंकल उनका नाम बहुत ही अच्छे दोस्त थे और बिज़नेस पार्टनर भी थे। वे अक्सर घर में आते थे। ये इस दिन की बात है जब मेरे पापा ने मुझे उनसे मिलाया था और कहा था कि ये है मेरी छोटी सी नादान चिड़िया, मेरी बेटी अलीज़ा। मैं तो अपने पापा के इस दोस्त की पर्सनैलिटी देखकर दंग रह गई थी। कहीं से भी वे मेरे पापा के दोस्त नहीं लग रहे थे। मेरे पापा की उम्र 40 से 42 साल थी और इसी हिसाब से यूसुफ अंकल की उम्र भी इसी के लगभग होनी चाहिए थी, लेकिन वे अपनी उम्र से 10 साल छोटे लग रहे थे। ऐसा ठेला बदन मैं देखती रह गई। पापा ने कहा, अंकल को सलाम दुआ करो बेटा। मैंने सलाम ज़रूर किया था, लेकिन अंकल ना कह सकी, बल्कि मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाई थी। चुपचाप बस उन्हीं को देखती रह गई। मुझे उस तरह देखने पर उन्होंने मुझे टोका था। कहने लगे कि अलीज़ा बेटा, क्या बात है, आपको मुझसे कोई बात करनी है क्या? मैं उनसे क्या बात करती, लेकिन उनका बेटा कहना मेरे दिल को छुप गया था। पता नहीं क्यों मुझे उनके मुंह से बेटा सुनना अच्छा नहीं लगा था। उस वक्त तो मैं कमरे में चली गई, लेकिन बस इसी दिन में मुझे यूसुफ अंकल अच्छे लगने लगे थे। वो 6 फुट के आदमी थे। ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के जवान लड़कों को भी शर्म आ जाती थी और बस इसके बाद मैं हमेशा उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। दिन रात सुबह शाम कभी कभी उसकी दूर से देखती तो कभी वे घर आते, कभी ज़िद करके अपने पापा के साथ ऑफिस चली जाती थी। वहाँ पर भी उनसे मिलकर आती। अपनी इस हालत पर मुझे खुद भी हैरानी होती थी। अब खुद पर बिल्कुल ज़्यादा ही ध्यान देने लगी थी, लेकिन वो जब भी हमारे घर पर आते लापरवाह से बने रहते। पापा से बातें करते रहते, मेरी तरफ तो आँख उठाकर भी नहीं देखते थे। हालांकि मैं बहाने से उनके पास जाने की कोशिश करती थी, लेकिन वे मुझे पुकारते हुए मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगते। मुझसे बात करने का इनका जो अंदाज़ होता था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। वो मुझे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते थे और उस दिन तो मैं बहुत ही बेचैन थी। 8 दिन हो गए थे और मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। मजबूरन मैं उनके ऑफिस चली गई। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाकर मेरे कैबिन में बैठ जाओ, नहीं तो बोर हो जाओगी। मैं जाकर उनके ऑफिस में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद वहां आई, बस उन्हें देखती ही रही। मेरी आंखों की ठंडक मिल गई थी। मैं उन्हें देखती ही रह गई। मुझे इस तरह अपनी तरफ देखता पाकर कहने लगे, क्या बात है अलीज़ा, मुझसे कोई काम था क्या? मुझसे मिलने के लिए आई हो? लेकिन मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया।
और डायरेक्ट कहा कि आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हो। मैंने तो अपनी तरफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था, लेकिन शायद वे मेरी बात को समझ ही नहीं पाए और कहा कि तुम भी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, तुम बहुत ही प्यारी हो। तुम कहते हो कि इंसान के लफ्ज़ों से ज़्यादा उसका अंदाज़ बोलता है। यही वजह थी कि मुझे पता चल गया था कि ना वे मेरे इजहार को समझने थे और ना ही उन्होंने मुझे ये प्यार से कहा था। शायद वे मुझे किसी छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन ये छोटी लड़की इनके प्यार में दीवानी हो चुकी थी और अब कुछ भी करने को तैयार थी। और एक दिन मैंने ये बात अपने पापा से कह दी, क्योंकि मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था। मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं अपने पापा की इकलौती बेटी थी कि उन्होंने आज तक मेरी कोई भी बात रद्द नहीं की थी। मैं जो भी कहती वो कर देते थे। मैं अगर जान भी मांग रही थी तो शायद वे मुझे लाकर दे देते। लेकिन जब मैंने पापा से कहा कि पापा, मैं आपके दोस्त यूसुफ को पसंद करती हूँ और उनसे शादी करना चाहती हूँ, मेरी इस बात पर पापा हक्का बक्का मेरा मुंह देखते रह गए थे। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या कह दिया। मेरी इस बात पर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो। मैंने कहा नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं यूसुफ से शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी उससे शादी नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। ये बात सुनकर वे चौंक गए थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में भी मेरे अलावा कोई नहीं था। वो ये सब कुछ मेरे लिए ही तो कर रहे थे। और जब उनकी बेटी, अपनी ही औलाद, आपके सामने ये बात करेगी वे अपनी जान लेना चाहती है, तो फिर आपके दिल पर क्या गुजरेगी। फिर भी पापा ने मुझे समझाया और गले लगाकर ऐसे ही बस मेरे दिमाग में ये बात सवार हो गई थी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और जब मैंने 2-3 दिन तक खाना नहीं खाया तो मैं बेहोश हो गई। पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने कहा कि ये मर भी सकती है, आपने इसका खाना पीना क्यों बंद रखा है। मेरे पापा बहुत ही परेशान हो गए और समझ गए कि मामला सीरियस है। उन्होंने मुझे प्यार से भी समझाया और गुस्से से भी कहा कि तुम फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों इस हद तक पागल हो गई हो। अभी तुम्हारी उम्र इन सब बातों की नहीं है। अपनी उम्र देखो, 16 साल की हो और अभी से ही तुम इश्क के चक्कर में पड़ गई हो। और चलो मैं मान भी लेता अगर तुम अपनी उम्र के लड़के की बात करती, लेकिन तुम यूसुफ के लिए कह रही हो जिसकी उम्र 38 या 40 साल की है, आसपास है, तुमसे दुगनी उम्र से भी ज़्यादा उम्र है उसकी। तुम उसके साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैंने कहा, पापा, मैं यूसुफ से शादी करना चाहती हूँ, इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती और अगर मेरी शादी यूसुफ से नहीं करवाई तो मैं बता दूँगी कि मैं कितनी पागल हूँ। मेरे पापा ने दुनिया देखी थी, वे समझ गए थे कि पानी सर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने अपने दोस्त यूसुफ से बात की, वे भी हैरान थे और उन्होंने भी इनकार किया। और फिर मेरे पापा ने उससे कहा कि वे तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यूसुफ ने कहा, अहमद, तुम कैसी बातें कर रहे हो, छोटी बच्ची है वे। अगर मेरी बेटी होती तो उसकी ही उम्र की होती। मैं कैसे उसे अपनी बीवी की जगह दे सकता हूँ। मुझे तो लगता है अपनी बेटी के साथ साथ तुम भी पागल हो गए हो। क्यों तुम अपनी बेटी के आगे बेबस हो गए हो। मेरे पापा ने कहा कि बेबस हो गया हूँ तभी तो तुमसे ये बात कर रहा हूँ। मदद करो मेरी, अभी इससे शादी कर लो। तुम समझदार हो लेकिन उसके अंदर बचपना है। अभी उसकी जान बचाने के लिए उससे शादी कर लो। हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद उसके दिमाग से ये बात निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तुम उसे छोड़ देना और फिर मैं उसकी शादी किसी अच्छे लड़के को देखकर कर दूँगा। लेकिन अगर इससे पहले उसने कुछ कर डाला तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर इंसान हाथ मलता ही रह जाता है। ये सब कुछ किसका है, किसके लिए कमा रहा हूँ मैं। अगर वही इस दुनिया से चली गई तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। मेरे पापा के लिए अपने दोस्त को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब बात मेरे पापा तक पहुँच गई थी, इसलिए वे ये काम कर सकते थे और सिर्फ वही कर सकते थे। खैर, मेरे पापा ने किसी ना किसी तरह यूसुफ अंकल को मना लिया था। शायद यूसुफ ने भी सोचा होगा कि अगर इसके इनकार से मैंने अपनी जान ले ली तो शायद ज़िंदगी भर वह अपनी गलती के लिए पछताता रहेगा कि इसकी वजह से किसी की जान गई है। और इसने ये बात मान ली और मेरी वजह से शादी हो गई। और आज हमारी शादी की पहली रात थी। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी थी। यूसुफ भी मेरे पापा के जितना ही अमीर था
और क्योंकि वो मेरे पापा के बिज़नेस पार्टनर थे और इनके घर में कोई भी नहीं था, उन्होंने पहले शादी की थी और उस लड़की के साथ 1 साल ही गुजारा था और फिर उनकी तलाक हो गई थी। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। जब मेरे पापा मुझे रुखसत कर रहे थे तो वे यही कह रहे थे कि तुमने अच्छा फ़ैसला नहीं किया, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हारा फ़ैसला बदले और तुम्हें ऐसा लगे कि तुम इस रिश्ते से निकलना चाहती हो तो तुम वापस आ जाना, अपने पापा के पास आ जाना। मुझे पता था वो मेरे पापा थे, उनके दिमाग में ऐसी बातें थी और मैं उन्हें क्या बताती कि अब तो मैंने यूसुफ के साथ ही अपने सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। वो मेरे लिए सिर्फ मेरा पति ही नहीं बल्कि मेरी जान बन गया था और मैं भी एक औरत थी और बहुत ही खुश थी कि मैं यूसुफ की किसी तरह से उसे खुश रखने की कोशिश करूँगी, एक बहुत ही अच्छी बीवी बनकर दिखाऊंगी और वे भी बाद में ये बात मान जाएगा कि मुझसे शादी करना उसकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फ़ैसला था। अभी दिल में हज़ारों सपने सजाए यूसुफ का इंतज़ार कर रही थी। यूसुफ के बारे में सोचकर ही दिल में गुदगुदी हो रही थी। दिल की धड़कनें मेरे कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन शादी की पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई। वे जब मेरे कमरे में आए तो मैं जल्दी से सिमट कर बैठ गई थी। उनके कुछ बोलने का इंतज़ार करने लगी। मुझे इंतज़ार था कि वे मेरा घूंघट उठाएंगे और मेरी खूबसूरती के दीवाने हो जाएंगे। मैं कम उम्र थी और हद से ज़्यादा खूबसूरत भी थी। दुल्हन के रूप में तो मैं और भी ज़्यादा निखर गई थी, लेकिन उन्होंने जो कहा था मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? मुझे तो लगा था कि सो गई होगी। मैंने कहा कि ऐसे कैसे सो जाती, आज हमारी शादी की पहली रात है, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। ना चाहते हुए भी मेरे चेहरे पर शर्म के रंग गुजर गए थे, लेकिन वे मुझे बहुत ही सख्त नज़रों से घूर रहे थे। वो 2 पल मुझे खड़ा होकर देखते रहे और उन्होंने कहा कि शादी करना तुम्हारी ज़िद थी, तुम्हारी तो ज़िद पूरी कर दी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ दूल्हा दुल्हन के खेल खेलेंगे और ये छोड़ो इस रस्म को और जाकर कपड़े बदल कर सो जाओ। ये कमरा भी तुम्हारा है, मेरा कमरा ऊपर है, कुछ चाहिए तो मुझे बता देना। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं? आज की रात हमारी ज़िंदगी की एक खूबसूरत रात है, ये सारी ज़िंदगी याद रहती है। आप अपने कमरे में जा रहे हैं, लेकिन दूल्हा दुल्हन का तो एक ही कमरा होता है। उसने कहा कि देखो, तुम्हारे बाप को मैंने इतना मजबूर नहीं देखा, वो खुद मजबूर था और तुमने इसे मजबूर किया और उसने मुझे मजबूर कर दिया। ये सब कुछ मजबूरी में हुआ है। आज की रात खास उनके लिए होती है जो वो कुछ बोलना चाहते थे, मुझे कुछ समझाना चाहते थे, पर उन्होंने कहा कि अगर तुम इतनी समझदार होती तो तुम ये नहीं बैठी होती, सो जाओ। इसने मेरा जवाब नहीं सुना और वहाँ से चला गया। इनका कमरा ऊपर था और सुबह मुझे नौकरानी ने बताया कि साहब का कमरा तो ऊपर ही है। उन्होंने हमें कहा था कि आपके लिए नीचे कोई कमरा साफ़ करवा दे, इसलिए हमने ये कमरा सजा दिया था। वैसे तो अभी तक हमें समझ ही नहीं आ रहा साहब ने किसी से शादी की और आपका कमरा नीचे क्यों रखवाया, लेकिन साहब है इसलिए हमने उनकी बात मान ली। वो जो भी कहते हैं हम वही करते हैं। ये कैसे मेरे ख्वाब पूरे हुए थे? ये ऐसा लगता था कि ये ख्वाब ही मुझसे छीन लिए हो और मेरे ख्वाब की ताबीर भी मेरा नहीं है। ऐसे में कैसे ज़िंदगी गुजारती, लेकिन अब हर बात अपने बाबा को भी नहीं बता सकती थी। और फिर कुछ बात ऐसी भी होती है कि बीवी और पति के बीच में रहने से अच्छा होता है, इसलिए उनको तो मैंने कुछ नहीं बताया और जाहिर कर दिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और वे भी खुश हो गए थे। और असल में ये जो सिलसिला हमारे घर चल रहा था ये कैसे ठीक होता? मेरी जो दोस्त थी वे पहले से ही शादीशुदा थी। मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो उसने कहा कि अरे अब तुझे सारा कुछ हमें ही समझाना पड़ेगा। तुम ये काम करो, तुम अपनी उम्र से थोड़ी सी बड़ी नज़र आओ, सूट मत पहनो, साड़ी पहनकर अपने पति के सामने जाया करो तो वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएगा। और ज़रा बात भी अच्छे तरीके से करना और बालों का जूड़ा बना लेना। वे तुम्हें छोटी बच्ची समझ रहा है इसलिए इस तरह से कर रहा है, लेकिन तुम्हें इसे ये बताना होगा कि तुम अब छोटी नहीं हो। उसकी बात में दम तो था, वो ठीक ही कह रही थी। जैसे कभी कभी बीवी जवान होती है और पति बूढ़ा होता है तो वो अपनी बीवी को अच्छा लगने के लिए अपने बालों को कलर करता है। इसी तरह मेरा पति मुझसे बड़ा था और मैं जवान थी तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगने के लिए अपना रूप बदलने की ज़रूरत थी। मैंने अपनी सहेली की बात मान ली और शॉपिंग करने चली गई। अच्छी अच्छी साड़ी
साड़ियाँ लेकर आई और शाम को तैयार होकर और शाम का खाना बनाकर अपने पति का इंतज़ार करने लगी। उसके घर ही आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सज गई थी। मैंने कहा, सुनिए जी, खाना तैयार है, आप हाथ मुँह धोकर आ जाइए। मेरे इस अंदाज़ पर जब उसने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर अजीब से रंग उड़े थे और मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसने अपनी जेब से एक चॉकलेट निकाल कर मेरे हाथ पर रख दी। अब वह हंसने भी लगा था। उसने कहा कि बड़ी बड़ी बातें कर लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। तुम बातें तो बहुत करती हो और अब हरकतें भी तुमने ऐसी ही शुरू कर दी है, लेकिन ये मत भूलो कि तुम मेरे लिए अभी भी एक छोटी बच्ची हो। मैंने उस चॉकलेट को देखा तो मुझे रोना आ गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं अपने कमरे में आ गई और मैंने जल्दी जल्दी अपना जूड़ा भी खोल दिया और साड़ी भी बदल ली और अपने आप को आईने में देखने लगी और सोचने लगी कि क्या किसी से प्यार करना इतना बड़ा गुनाह है। लोग तो कहते हैं कि प्यार उम्र नहीं देखता, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया कि यह आदमी मेरे साथ इस तरह कर रहा है। और अब मैं ये बात किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं तो बहुत ही बुरी तरह से फंस गई थी। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना था। एक दिन तो हद हो गई। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था और मेरा ही जिक्र कर रहा था। ये भी कह रहा था कि बिल्कुल छोटी बच्ची है, हरकतें भी ऐसी है और अकल भी ऐसी, उसको कैसे मैं अपनी बीवी की जगह दे सकता हूँ। अहमद ने मुझे मजबूर किया है, वरना मैं उसकी बेटी से शादी नहीं करता और तो उसके दिल में बातें रह जाती और वे मेरे साथ पार्टनरशिप भी ख़त्म कर देता। इसलिए मजबूरी में मुझे ये सब करना पड़ा। वरना खुद सोचो, शादी कोई मजाक है, ऐसा तो होता ही नहीं। इसका मतलब कि उसने ये सब कुछ मजबूरी में नहीं बल्कि मतलब से किया था। वे मेरे पापा के साथ नया बिज़नेस शुरू करना चाहता था, इसलिए ये सब कुछ बोल रहा था और मैं उसके लिए उसकी ज़िंदगी की एक मजबूरी थी। कहते हैं कि आप जिस आदमी से मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी बुराई करते हुए सुने तो आपकी मोहब्बत तब भी ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत तो मेरी भी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन मोहब्बत की आंखें ज़रूर खुल गई थी। उसका मतलब ये था कि आदमी जैसा नज़र आता था वैसा नहीं था। उसने मेरे पापा को कहा था कि तुम पर बहुत ही बड़ा एहसान कर रहा हूँ। तुम्हारी बेटी की जान बचाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूँ, वरना तुम ही कह रहे हो कि वह अपने साथ कुछ भी कर लेगी। लेकिन देखो, मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल है और मेरे पापा ने कहा था कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूँगा। इसका मतलब यही था कि वे मेरे पापा को नीचा साबित करके उनके ऊपर अपने एहसान का वज़न रख के अपनी कोई भी बात मनवाना चाहता था। और ये बात मुझे इस दिनों में पता चल गई थी कि इस नए बिज़नेस ने उसने अपने आप को 75% का हकदार बनाया था और मेरे पापा को सिर्फ 25% का। पर यही एक कहकर अब तो मैं तुम्हारा दामाद हूँ। घर की बात है, मोहब्बत तो मुझे यूसुफ से अभी भी वैसे ही थी, लेकिन शायद अब मेरी मोहब्बत को कोई फ़ैसला करने की ज़रूरत थी और वो फ़ैसला मैंने कर लिया। वो फ़ैसला ऐसा था कि अगर अभी भी मैं आप सभी को बता दूं तो आप भी सभी हैरान रह जाएंगे, लेकिन जो बात मेरे दिल में आई थी वह ऐसी ही थी। एक दिन उसके सामने जाकर बैठी और मैंने कहा कि आप मुझे अपनी बीवी के रूप में बोलने को तैयार है या नहीं। वो भी बिज़नेस करने वाला आदमी था, समझ गया था कि मेरा अंदाज़ भी आज बिज़नेस जैसा ही था। उसने कहा कि उसका जवाब क्या है मैं तुम्हें दीवार पर लिखकर बताऊंगा। तुम्हें नहीं पता क्या? जाओ जाकर खेलो और जिस चीज़ से खेलना चाहती हो वे मेरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। मैंने कहा कि मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ। उसने कहा कि क्या मतलब? मौका देना? मजबूरी से ज़्यादा हम दोनों के बीच कुछ नहीं है और ना कुछ होगा और ना ही कभी कुछ हो सकता है। देखो, तुम मेरे टाइप की नहीं हो और तुम्हारी तो इतनी कम उम्र है। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम किसी से मोहब्बत करती हो तो उसका मतलब इस पर भी ये बात लागू होती है कि वे भी तुमसे मोहब्बत करे? ये कहाँ का लिखा हुआ है? ऐसा नहीं होता। तुमने अपने पापा को ब्लैकमेल किया और उसने मुझे ब्लैकमेल किया और इस तरह तुम मेरी ज़िंदगी में तो आ गई, लेकिन तुम मुझे कभी भी जीत नहीं सकती। मैं कभी तुम्हें अपनी बीवी के रूप में कबूल नहीं करूँगा और तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपने दिल में कोई भी ऐसे बात नहीं लाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसों को मैंने बहुत देखा है। मैं जब चाहूँ जिसके साथ चाहूँ रह सकता हूँ, जा सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मुझे लड़कियों की कमी है? उसकी ऐसी सख्त बातें सुनकर मेरा दिल भर आया था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। शायद मेरी मोहब्बत ही कमज़ोर है। अगर मेरी मोहब्बत में ताकत होती तो आज आप मेरे हो चुके होते। उसने कहा कि तुमने ज़रूर ये बातें किसी घटिया या एक नॉवल में पढ़ी है कि तुम्हारे सर पर सवार हो गई है, लेकिन हकीकत में ज़िंदगी ऐसी नहीं है। मेरी और अपनी उम्र की अंतर को समझो और अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर लो।
वरना सारी ज़िंदगी तुम्हारी इस घर में ऐसे ही गुजरेगी। अब जवान हो, अभी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। उस रात मैं बहुत रोई, इतना रोई कि जैसे कोई आखिरी दफ़ा रो रहा हो, और उसके बाद आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं बचेगा। दिल भी बहुत ही परेशान था। सुबह से रात हो गई, यूसुफ को नहीं देखा था, पता नहीं वह कहाँ था। थोड़ी देर के बाद मुझे नौकर ने आकर बताया कि उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। मैं जल्दी भागी और जाकर देखा तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत ही बुरी है। आधा जिस्म बेकार हो गया है, टांगें बेकार हो गई है। अब ये कभी भी अपनी टांगों पर चल नहीं पाएंगे। अगर इलाज किया जाए तो शायद कुछ बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है क्योंकि उनका एक्सीडेंट बहुत ही ख़तरनाक हुआ है। टांगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यूसुफ की हालत बहुत ही बुरी थी। मैं उसे देखकर बहुत रोई थी। कुछ वक्त हॉस्पिटल में ही गुजरा। उसके बाद मैं उसे घर ले आई। मैं ही उसकी सेवा कर रही थी और उसका बहुत ही ख्याल रख रही थी। वह मुझे अजीब सी नज़रों से देखता और था, कुछ बोलता नहीं था। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी थी और मैंने दिन रात एक कर दी थे यूसुफ की देखभाल के लिए। और मैं दिन में दो तीन बार यूसुफ के पैरों की मालिश करती थी। उसे हाथ से पकड़कर चलाने की कोशिश करती थी। यूसुफ मुझे कुछ नहीं कहता था, बस कभी कभी मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे जिन्हें वो जल्दी से छुपा लिया करता था। वो पूरे 6 महीने बाद यूसुफ के पैरों में हरकत शुरू हुई थी। उसने खुद उठकर चलने की कोशिश की थी और ये देखकर मैं खुशी से चिल्ला पड़ी और जल्दी से यूसुफ के सीने से लग गई थी। और इस बार यूसुफ भी मुझे दूर नहीं झटका था, बल्कि मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कहने लगे, अलीज़ा मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझता था कि तुम्हारी मोहब्बत जज्बाती है, कच्ची उम्र की मोहब्बत है। कुछ ही दिनों में ही तुमसे मोहब्बत का नशा उतर जाएगा और तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, इसलिए मैं तुमसे कोई राबता बनाना नहीं चाहता था, बल्कि तुम्हारे दिल में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की थी। तुम्हारे दिल में अपने लिए शक का बांझ डाला था कि मैंने तुम्हारे पापा के साथ बिज़नेस को बढ़ाने की वजह से तुमसे शादी की है, लेकिन तब भी तुम्हारा दिल मेरी तरह से बुरा नहीं हुआ था। मेरे बुरे समय में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। अलीज़ा मैं तुम्हारी मोहब्बत का घायल हो गया हूँ। ये कहते कहते यूसुफ ने मेरे माथे को चूम लिया था। आज इतने लंबे समय के बाद मेरा सवर रंग लाई थी। मुझे यूसुफ की मोहब्बत मिल गई थी। मुझे ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका और वहीं पर बैठ गया, और अब भी उसके पैरों की कमज़ोरी थी। धीरे धीरे मेरी मोहब्बत और मेरी देखभाल रंग ले आई थी। एक दिन यूसुफ अपने पैरों पर खुद से खड़ा हुआ और चला भी। ये देखकर मैं बहुत ही खुश हुई थी। डॉक्टर भी इस चमत्कार पर हैरान थे। अब यूसुफ बिल्कुल ठीक था। इस रात खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी तो यूसुफ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, अलीज़ा तुम्हारी जगह वहाँ नहीं, मेरे कमरे में है। अब से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहोगी। ये कहकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले आया था। कमरे में कदम रखते ही ताज़ा गुलाबों के फूलों की खुशबू मेरी नाक से टकराई थी। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजाया गया था। मैंने चौंक कर यूसुफ की तरफ देखा और उसकी आंखों में खुमारी उतरी हुई थी। उसके इरादे भाप कर मैं शर्मा गई थी और जल्दी से यूसुफ के सीने में मुंह छुपा लिया था। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। आज हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। शादी के वो पूरे 1 साल बाद यूसुफ ने मेरी मोहब्बत को कबूल किया था और मुझे अपनी बीवी का दर्जा दिया था। इस रात यूसुफ ने अपनी चाहतें मेरे ऊपर लुटाई थी और इसकी रंगत पाकर मैं बहुत ही खुश थी। सोते हुए यूसुफ के चेहरे पर बिना की मासूमियत थी। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा और मुझे अचानक उस पर प्यार आ गया था। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं पूरी ज़िंदगी यूसुफ के साथ निभाऊंगी और ऊपर वाले से यही दुआ कि मुझे यूसुफ जैसा पति मिला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।